बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उस एग्जाम के बारे में हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज को समझना होगा आपको। गांधी जी महलों में पैदा हुए थे, कुटिया में जाकर बसे, लेकिन हम लोग कुटिया में से महल में जाना चाहते हैं। अगर डबल स्टार वाली चमकदार वर्दी चाहिए शरीर पर तो उसके लिए 3 चरणों से गुजरना होता है। ये त्याग का जहां तक सवाल है, अगर आपको सफलता चाहिए तो त्याग आपको करना होगा। कि त्याग हमको नहीं करना, हमको जो त्याग करना था हम कर चुके हैं। चलिए, क्या हल्ला उल्ला करने के लिए ही आए हैं? नहीं ना, कुछ जानने ना आए हैं जी, कुछ पढ़ने ना आए हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, 1 सप्ताह 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। नया नया कुछ भी होता है तो थोड़ा परेशानी होता है। जैसे नया नया आपका शादी भी होगा, उसमें भी बहुत परेशानी होता है, समझे। अब सुनिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का ज्ञान बिंदु में स्वागत है। अगर हम देखें तो आज से हम लोग एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज से जो हम लोग एक नए अध्याय या एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें आपके मन में अनेकों प्रकार का सवाल होगा। सबसे चंचल तो मन ही होता है। अभी ज्ञान बिंदु में बैठा हुआ है, थोड़ा देर के बाद गांधी मैदान चल जाएगा। थोड़ा देर और इंतजार कीजिएगा तो फिर इको पार्क में मिलेगा मन आपका। तो इसी वजह से मन में हजारों सवाल आ रहे होंगे। क्या होगा, नहीं होगा, मतलब रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। और ये आना लाजमी है और ये आना भी चाहिए। अगर आपके मन में नहीं आ रहा है तो आप सच में एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं तो आप विश्वास मानिए, आप एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं। तो आपके मन में आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, इतना भीड़ है, कैसे क्लास कर पाएंगे, इतना गर्मी है, सब कुछ आ रहा होगा आपके मन में। ठीक है, आना भी चाहिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए, आज के सेशन में हम आपके साथ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा परीक्षा को लेकर बात करेंगे। इस परीक्षा में कैसे अपनी सफलता हम सुनिश्चित कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा हमको सुनिए, 1 घंटा सुनिए। और आपके मन में जो अनेकों प्रकार के सवाल हैं, 1 घंटा में बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसलिए सब लोग 1 घंटा शांति से सुनिए। और अगर आप कॉपी कलम लेकर के आए हैं तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ लिखते भी रहना है। और हमको पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहार दरोगा एग्जाम के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको बिहार दरोगा के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं होगा। हम यहाँ पर हर बात यह मान करके बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, मतलब जीरो से हर छोटी छोटी बात हम आपको बताएंगे। जैसे जब आपको क्लास करवाया जाता है, जैसे इतिहास में 1857 की क्रांति पढ़ाई जाती है, तो उसमें आपको यह भी बताया जाता है कि इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई है। और फिर आपको यह भी बताया जाता है कि 1857 की क्रांति से संबंधित आजमगढ़ घोषणा क्या है, आजमगढ़ घोषणा क्या है, और उसके परिणाम भी बताए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी और कंसेप्चुअल चीजों को जो है आपको बताया जाता है। तो उसी प्रकार तैयारी करने से पहले परीक्षा के हर बारीकी को समझना जरूरी होता है। देखिए, अगर आप समुद्र में डुबकी लगाना चाहते हैं तो समुद्र की गहराई आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो फिर बीच में जाकर आप ही डूब जाइएगा। तो इसलिए आप बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, बिहार में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उस एग्जाम के बारे में हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज को समझना होगा आपको। और अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर माइनर मिस्टेक से जो है आप छट भी सकते हैं। तो इसलिए हम हर छोटी बात और हर बड़ी बात जो है आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, यानी जिसको आप लोग दरोगा कहते हैं बिहार में, बिहार दरोगा। देखिए, पहली बात हम आपको यह बताना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, पहले आपसे पूछ लेते हैं फिर हम आपको बताएंगे। आपका मकसद, अगर मकसद शब्द नहीं समझे हैं तो लक्ष्य,
ये सवाल आप सभी लोगों से है, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनसे भी है, जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनसे भी है, सभी लोगों से ये सवाल है। आपका मकसद क्या है? जवाब दे ही दीजिए, क्या है आपका मकसद? आए, ठीक है, जो भी बनना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बैच को पढ़ करके आप सिर्फ दरोगा ही बन सकते हैं या दरोगा का ही एग्जाम निकाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। बिहार दरोगा बैच से तैयारी करके लोग दरोगा तो बना ही बना है, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ अगर बाय इन केस उनका दरोगा एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ है तो जीएस आधारित हर एग्जाम में छात्र ने बेहतर किया है। चाहे आपको एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बिहार में टीचर का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में छात्र बेहतर किया है। और एक स्टूडेंट का हम एग्जाम्पल देते हैं, बहुत टॉपर लड़का है, अभी उसका उत्तर प्रदेश दरोगा में भी रिजल्ट हुआ है। वो बिहार दरोगा 2024 फर्स्ट बैच का लड़का है, और वैसा बहुत सारा लड़का है, कितना का हम नाम ले, लेकिन एक लड़का है सोनू कुमार, बिहार दरोगा फर्स्ट बैच का लड़का है, और उस लड़का का बीपीएससी में भी रिजल्ट हुआ है, बीपीएससी में भी रिजल्ट हुआ है। तो आप ये मत समझिए कि इस बैच को करके सिर्फ आप दरोगा ही निकाल सकते हैं। नो डाउट दरोगा एग्जाम तो आपका निकलेगा ही, लेकिन उसके अलावा भी अन्य जितने भी जीएस आधारित एग्जाम है, कोई भी जीएस आधारित एग्जाम है, उस जीएस आधारित एग्जाम में आप बहुत बेहतर करके आ सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आप एक बेहतर शिक्षक भी बन सकते हैं। और बिहार के लगभग 38 जिला में ज्ञान बिंदु का प्रोडक्ट पढ़ा रहा है। किसी के पास 100 बच्चा है, किसी के पास 500 बच्चा भी है, किसी के पास 1000 बच्चा भी है। तो आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है, आपने बोला हमारा मकसद है बिहार दरोगा बनना, लेकिन आपका मकसद मेरे ख्याल से होना चाहिए जीवन में सफल होना। दरोगा बनना भी सफल होना ही है, रेलवे में ड्राइवर बनना भी सफल होना ही है, बिहार में टीचर बनना भी सफल होना ही है। तो आपका मकसद सफलता होना चाहिए, सफलता। और आपका मकसद सफलता होना चाहिए, सफलता। देखिए आज के डेट में क्या है जानते हैं बाबू, एक बात आप याद रखिए और इसको अपने दिमाग में जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बैठा लीजिए। बिना कुछ किए, बिना कुछ किए कुछ भी नहीं हासिल हो सकता है। लेकिन आज अपोजिट है, आज हम बिना कुछ किए ही चाहते हैं कि हमें बड़ी से बड़ी मंजिल मिल जाए, जो कदापि पॉसिबल है ही नहीं। तो इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, बिना कुछ किए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, बिना कुछ किए हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो जब बिना कुछ किए हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं तो हमें कुछ करना चाहिए। हमें कुछ करना चाहिए मतलब हमें मेहनत करना चाहिए, मेहनत। जैसे हम लोग क्रीम लगाते हैं मुंह में कि मुंह मेरा सुंदर दिखे, लेकिन हम लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जीवन सुंदरता से जीने के लिए हमें कुछ करना भी है। अभी आप जिस उम्र में है ना, इस उम्र में आपका श्रृंगार सिर्फ एक है, वो है मेहनत। और आप विश्वास मानिए, जिसने भी फेयर लवली और फेयर हैंडसम के जगह मेहनत रूपी श्रृंगार को स्वीकार किया, उसका जीवन सुंदर ही नहीं बल्कि अति सुंदर हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को भी अपने दिलो दिमाग में बैठाइए कि हमें मेहनत रूपी श्रृंगार करना है। अब यहां पर देखिए, सफलता के लिए दो चीज यहां पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हम जब 8वां क्लास में थे ना, 8 में, तब से लेकर के आज तक हम अपना निर्णय स्वयं लिए हैं। जीवन में बहुत जगह असफलता भी हाथ लगा है और कुछ कुछ सफलता भी हाथ लगा है। सफलता का जहां तक सवाल है, आपके विचारों और फैसलों का नतीजा होता है। आपका कैसा विचार है, आप अपने लिए क्या फैसला करते हैं, उसी का नतीजा होता है सफलता। तो दो चीज हम अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि दो चीज सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये दो चीज हमने किया है। पहला, एक है त्याग, सेक्रीफाइस, और दूसरा है सही मार्गदर्शन। सही मार्गदर्शन या सही निर्णय
या अपने लिए सही फैसला लेना। सफलता इन दो चीजों पर निर्भर करता है। इस चीज को हमने जिया है। हम हमेशा एक बात बोलते हैं और इसमें 100% सच्चाई है। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसी प्रकार से यह बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। बिना त्याग का सफलता चाहिए ही, बिना त्याग का सफलता मिल ही नहीं सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम हैं और हमारे जैसे अनेकों सफल लोग हैं, हजारों लाखों सफल लोग हैं। देखिए, हम एक बात बोलते हैं, 2014-15 जो है ना, जब आप इतिहास पढ़िएगा ना, तो इतिहास में हर कालखंड में, प्राचीन काल में भी एक संक्रमण काल है, मध्य काल में भी एक संक्रमण काल है और आधुनिक काल में भी एक संक्रमण काल है। वो जो संक्रमण काल होता है ना, वो अवसर का काल होता है। अवसर का काल होता है। उसमें आप बिखर भी सकते हैं और निखर भी सकते हैं। त्याग का जहां तक सवाल है, हम जब 2014 में घर छोड़े थे ना, सीधा 2022 में घर गए। 2014 में जब घर छोड़े थे, 2014 से 15 मेरे जीवन का संक्रमण काल था। और उस दौरान आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस एक वर्ष में हमने सब कुछ देख लिया अपने जीवन में। उस एक वर्ष में 2014 से 15, वो एक वर्ष ऐसा संक्रमण काल था कि कई दफा सुबह खाना मिलता था ना, तो शाम के लिए सोचना पड़ता था, रात में मिलता था तो सुबह के लिए सोचना पड़ता था। और हम भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं। यहां पर अधिकतर 70 से 80% बच्चा किसान का बाल बच्चा होंगे। हमारे पिताजी भी किसान ही है, तो हम भी किसानी का बाल बच्चा है। और किसान कितना मेहनत करके पैसा कमाता है, ये बात एक किसान ही बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। और वो टाइम पीरियड था जब एक प्रकार से देखा जाए तो हमको घर से निकाल ही दिया गया था, कह लीजिए। अब 6 महीना साल भर तक जो है गार्जियन पैसा नहीं दे रहा है, गार्जियन बात नहीं कर रहा है, तो इसको घर से निकालना ही आप कह सकते हैं। और देखिए, जीवन में कुछ होकर आपको बहुत बड़ी सीख देकर के जाता है। अगर ये संक्रमण काल हमारे जीवन में नहीं आता तो हम भी मेहनत करना नहीं सीखते। उससे पहले जीवन बहुत शानदार था, 2014 से पहले जीवन बहुत शानदार था। गार्जियन पटना भेजे पढ़ने के लिए, कोटा भेजे पढ़ने के लिए, दिल्ली भेजे पढ़ने के लिए। 2013 तक बहुत शानदार जीवन था, जैसा आपका है। आप 10,000 मांगते हैं, आपको आ जाता है, आपको जो मन होता है आप वो करते हैं। लेकिन हमने आपको थोड़ा देर पहले ये बात बताया है, सफलता आपके सही निर्णय, आपके विचार और आपके सही फैसला पर निर्भर करता है। तो आखिरकार आप कहिएगा कि जब आपका गार्जियन आपको दिल्ली, कोटा, पटना पढ़ने के लिए भेजा 2008-9 से ही, तो आखिरकार 2014-15 में ऐसा क्या हो गया? तो थोड़ा देर पहले हमने आपको यह भी बात बताया था, 8 क्लास के बाद हमने अपने जीवन का सारा निर्णय स्वयं लिया है, चाहे सफलता मिले या असफलता। बीटेक के स्टूडेंट रहे हैं, 2012 से 2016 मेरा सेशन था, बीआईटी मेसरा में 1 साल बिताए हैं। और 2012 से 2013 के दौरान हमको इंजीनियरिंग फील्ड में डार्कनेस ही डार्कनेस नजर आ रहा था। लेकिन गांव घर में नहीं होता है कि गार्जियन चाहेंगे ना, फलना इंजीनियर है तो मेरा बेटा इंजीनियर ही बने। बेटा को इंजीनियरिंग में कोई रुचि ही नहीं है, तो वही चीज था, हम छोड़ दिए थे इंजीनियरिंग। इस वजह से गार्जियन भी हमको छोड़ दिया। तो अगर हम उस टाइम में ये फैसला नहीं लेते
10-12 हजार का कहीं नौकरी कर रहे होते, या हो सकता है अभी बेरोजगार होते, कहीं पर पंखा उंखा ठीक कर रहे होते, यही कर रहे होते, और तो कुछ नहीं कर रहे होते। मेरा ब्रांच भी मैकेनिकल था, मैकेनिकल में वही रिंच उंच का काम होता है, समझे ना। तो इसलिए आपका फैसला, आपका निर्णय। देखिए बाबू, जीवन किसको जीना है? जीवन आपको जीना है। तो हम अपने जीवन को लेकर के निर्णय हम स्वयं नहीं लेंगे, तो हमारे जीवन को लेकर के निर्णय दूसरा कोई लेगा, तो वो तो अपने तरीका से सोचेगा। लेकिन हमको जीना है तो हम अपने तरीका से ना सोचेंगे जी। तो निर्णय आपको करना है। तो पहली बात, त्याग। 2014 से 2022 त्याग। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सफलता की चाहत तो रखते होंगे। खूबसूरत लड़की किसको पसंद नहीं है? हर किसी को पसंद होता है। सफलता किसको पसंद नहीं होता है? सफलता हर किसी को पसंद होता है। लेकिन उसके लिए जो त्याग करना होता है, वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है। और वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता है, इसी वजह से हर कोई अपने जीवन में सफल भी नहीं हो सकता है। आज जो भी बात हम बोलेंगे, आप विश्वास मानिए, इस बात पर बहुत कम लोग ही खरा उतरेंगे, और जो खरा उतरेंगे उनका रिजल्ट भी होगा, वे अपने जीवन में सफल भी होंगे। आप में से अधिकतर ऐसे छात्र एवं छात्रा होंगे जो घर में शादी होगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाइएगा तो घर का शादी नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे बिना फलनमा का शादी नहीं होगा, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये त्याग का जहां तक सवाल है, अगर आपको सफलता चाहिए तो त्याग आपको करना होगा। ये त्याग हमको नहीं करना है, हमको जो त्याग करना था हम कर चुके हैं। तो त्याग किसको करना? त्याग आपको करना है। आपको मतलब आप सभी छात्रों को त्याग करना है। देखिए, आप इतिहास में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो इतिहास आप जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम बोका ही हैं, ऐसा भी नहीं है। आप इतिहास में पढ़ते होंगे, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, और 6 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप इतिहास में पढ़ते होंगे, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप इतिहास में पढ़ते होंगे, गुरु नानक ने गृह का त्याग किया, तब जाकर के उन्हें सफलता मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ। आप इतिहास में गांधी जी को क्यों पढ़ते हैं? देखिए, हम लोग साधारण लोग हैं, गांधी जी असाधारण लोग थे। गांधी जी महलों में पैदा हुए थे, कुटिया में जाकर बसे। पैदा हुए महलों में, महल को छोड़कर कुटिया बना करके बसे। लेकिन हम लोग कुटिया में से महल में जाना चाहते हैं, तो हम लोग साधारण ना हुए जी। गांधी जी असाधारण थे। गांधी जी ने भी घर छोड़ा, तब जाकर के वो भी अपने जीवन में महात्मा बन पाए। गांधी जी ने भी दक्षिण अफ्रीका में रह करके एक प्रकार से घर छोड़ करके दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पर क्या उन्होंने नहीं झेला? पुलिस की लाठी, बेइज्जती, जेल, हर चीज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने झेला। और एक इतिहासकार है, इतिहासकार का नाम हम भूल रहे हैं, उस इतिहासकार का मानना है दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह ने गांधी जी को महात्मा बनाया है, लेकिन एक इतिहासकार है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, उसका मानना है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। तो इतना सारा एग्जाम्पल आपके सामने है। और एक बात जानिए, हिस्ट्री, इतिहास,
इतिहास 3 शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ या ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। इतिहास में आप जो भी पढ़ते हैं वो निश्चित रूप से हुआ है, उसी वजह से आप उस चीज को इतिहास में पढ़ते हैं। अभी जो भी एग्जाम्पल हमने दिया है वो हुआ है, तो आपको हम यही कहेंगे। इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए, जीता जागता हम अपना भी एग्जाम्पल दे दिए। तो एट फर्स्ट आपको त्याग करना है, मतलब 2 साल के लिए एकदम सबसे नाता रिश्ता तोड़ लीजिए। ज्यादा ने 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सबसे नाता रिश्ता तोड़ लीजिए। और आप विश्वास मानिए कि 2 साल के बाद जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो आपको लगता है ना कि अगर नहीं जाएंगे उसके शादी में तो मेरे शादी में कौन जाएगा। अरे अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप अपनी शादी में किसी को ना पूछे, लोग पूछने के लिए तरसे, भले आप उसके शादी में गए हो या नहीं गए हो। मतलब अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए, आपको ये आपका होना चाहिए। तो 2 साल त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर अंतिम रूप से सफलता चाहिए, अगर अंतिम रूप से सफलता चाहिए, मतलब अंतिम रूप से आप चाहते हैं, और आप यहां पर जो भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, देखिए सफलता का अलग अलग मायने होता है। जैसे मेरे लिए अभी सफलता का अलग मायने है, आपके लिए सफलता का अलग मायने है। आपके लिए सफलता की अगर हम बात करें, आपके लिए सफलता का मतलब है सरकारी नौकरी। आपके लिए सफलता का यही मतलब है सरकारी नौकरी। तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहला दिशा निर्देश हम आपको यही देना चाह रहे हैं कि आप त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। और आप विश्वास मानिए, अगर आप त्याग करने के लिए तैयार हैं, दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। दूसरा, अब त्याग कर दिए, ठीक है, 2 साल तक घर नहीं गए, लेकिन 2 साल रूम में बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जो है रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उस त्याग का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अब त्याग आप कीजिए, सही मार्गदर्शन हम करेंगे आपका। त्याग आप कीजिए, सही मार्गदर्शन हम करेंगे। और आप मानव हैं, ईश्वर का दिया हुआ आपके पास जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो यह है कि आप मानव हैं। और मानव एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है, और मानव सोच सकता है। और एक बात आप जानिए, अगर आपको अपने जीवन में विकास करना है, विकास के 2 स्तंभ है, भगत सिंह ने कहा है। एक है आलोचना, दूसरा है स्वचिंतन। भगत सिंह के नजरों में अगर हम देखें तो भगत सिंह का कहना था कि विकास के 2 स्तंभ है, विकास के 2 स्तंभ है। एक है आलोचना और दूसरा है स्वचिंतन। आलोचना से कभी मत घबराइए। आलोचना आपको सही करने पर मजबूर करता है, और स्वचिंतन सही निर्णय लेने पर आपको मजबूर करता है। तो आप त्याग कीजिए। और सही मार्गदर्शन का जहां तक सवाल है, हमने सैकड़ों हजारों छात्रों को सफल बनाया है। खैर खुद जीवन में असफल रहे हैं, परंतु सैकड़ों हजारों छात्रों को हमने सफल बनाया है। और एक बात आप जानिए, खुद जीवन में असफल रहे हैं, तो हमको पता है कि हम कौन कौन काम करके अपने जीवन में असफल रहे हैं। उस काम को हम अपने छात्रों को नहीं करने देते हैं। जिस काम को करके लोग असफल हुआ है, उस काम को आप मत कीजिए, आप ऑटोमेटिक सफल हो जाइएगा। असफलता का पहला लक्षण, सूर्योदय के बाद उठना। असफलता का पहला लक्षण, असफलता का पहला लक्षण बोले हैं, असफलता का
असफलता का पहला लक्षण सूर्योदय के बाद उठना है, सुबह में 9 बजे उठना है, पहला लक्षण है असफलता का। और सफलता का पहला लक्षण है सूर्योदय से पहले उठना है। सफलता का पहला लक्षण है सूर्योदय से पहले उठना है। तो हम आपका सही मार्गदर्शन करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ हम ही नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि अगर हमारी बात कीजिएगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम आपको क्या पढ़ाते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया, हम सब बात बताएंगे। तो हम आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बिहार दरोगा बैच में। हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर। ये 4 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं। अपने बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप क्लास कीजिएगा 1 सप्ताह तो आपको अपने पता चल जाएगा, या फिर जो कर रहे होंगे उनको पता होगा, और जो नहीं कर रहे हैं तो 1 वीक डेमो है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। तो आप 1 वीक डेमो कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाते हैं। परंतु अगर हम आपके एग्जाम की बात करें, तो आपके एग्जाम में 8-10 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। हम आपको सब्जेक्ट दिखा दे रहे हैं। और देखिए, हम हवाई बात कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे डाटा के साथ करेंगे, हर 100% ऑथेंटिसिटी के साथ। अभी 1799 पोस्ट बिहार दरोगा का एग्जाम प्रोसेस में है, पीटी हो गया है, मेंस होना है 27 मई को, लेकिन इसका पीटी 18 और 21 जनवरी 2026 को हुआ है। 18 और 21 जनवरी 2026 को बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम हुआ है, उसमें किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एनालिसिस हमने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर करवाया है। लेकिन उसका एनालिसिस लेकर के जो है हम आपके बीच आए हैं, उसका स्क्रीनशॉट हम लेकर के जो है यहां पर लगाए हैं। तो यहां पर हम आपको दिखा दें, देखिए, ये आपको हो सकता है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो आपको थोड़ा छोटा नजर आए, लेकिन यहां पर हम पढ़ करके सुना देते हैं। ये देखिए, हम ही हैं, क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे थे। 18 जनवरी फर्स्ट सिटिंग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का प्रीलिम्स का एग्जाम जो 18 जनवरी को पहला सिटिंग हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट हम लेकर के आए हैं। करेंट अफेयर से 24 क्वेश्चन पूछा गया है पहला सिटिंग में। मैथ से 11 क्वेश्चन पूछा गया। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, इस स्क्रीनशॉट को दिखाने से पहले एक चीज और हम आपको यहां पर बताना चाहते हैं। अगर बिहार दरोगा एग्जाम की हम बात करें, बिहार दरोगा एग्जाम की बात करें, त्रिस्तरीय एग्जाम है, त्रिस्तरीय 3 स्तरों वाला एग्जाम है, 3 चरणों से आपको गुजरना होता है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। कुछ लोग हो सकता है एक वो बच्चा होगा, हो सकता है नहीं जानता होगा, वो भी तो जानेगा। तो अगर एग्जाम की अगर हम बात करें तो त्रिस्तरीय एग्जाम होता है। त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय मतलब 3 चरणों से गुजरना है। अगर डबल स्टार वाली चमकदार वर्दी चाहिए शरीर पर, तो उसके लिए 3 चरणों से गुजरना होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, और तीसरा फिजिकल होता है। तीसरा फिजिकल होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा प्रीलिम्स होता है। 3 चरणों से आपको गुजरना होता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है उसका अगर हम सिलेबस देखें, बोर्ड जो अपना नोटिफिकेशन देता है, बोर्ड जब नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें जो अपना सिलेबस देता है, प्रीलिम्स में
सिलेबस में मात्र 2 लाइन लिखा हुआ है, 2 बात लिखा हुआ है। प्रीलिम्स में सिलेबस में मात्र 2 बात लिखा हुआ है, और जो 2 बात लिखा हुआ है वो 2 बात यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रथम चरण यानी प्रीलिम्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, इसको पढ़िएगा ना तो इसमें 2 चीज है प्रीलिम्स के सिलेबस में, और ये हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ये हम साइट से लेकर के जो है टाइपिंग करवा करके बोर्ड पे लगाए हैं। उक्त पत्र में मतलब प्रीलिम्स में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम में जो है 100 प्रश्न होगा और 200 मार्क का होगा, यानी एक प्रश्न 2 मार्क का होगा, और 2 घंटा आपको समय दिया जाता है, और इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दा, प्रीलिम्स का ये सिलेबस है। बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रीलिम्स का ये सिलेबस है। और सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो एक तो यह भी बात है, आपके एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपका एग्जाम जो बिहार एसआई एग्जाम है, बिहार एसआई में आप फॉर्म तब भर पाते हैं जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, जब आपका ग्रेजुएशन हो जाता है। ग्रेजुएट स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकता है। एक ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा उम्र आपका कम से कम 20 बरस होना चाहिए, कम से कम 20 बरस उम्र, लड़की हो या लड़का, और ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहां पर सामान्य ज्ञान लिख दिया है। कभी काल प्रीलिम्स एग्जाम में क्या करता है, बोर्ड होम साइंस का क्वेश्चन पूछ देता है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पूछ देता है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ देता है, इंग्लिश पूछ देता है, पूछ सकता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का मतलब कुछ भी होता है। ग्रेजुएट लेवल तक का कुछ भी वो पूछ सकता है। बोर्ड चाहे तो 5 गो संस्कृतो पूछ सकता है। प्रीलिम्स में अगर बोर्ड चाहे तो 5 गो संस्कृत भी पूछ सकता है, 2 गो सोशियोलॉजी भी पूछ सकता है, 2 गो साइकोलॉजी भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने लिख दिया है सामान्य ज्ञान। तो प्रीलिम्स का सिलेबस अगर हम देखें तो प्रीलिम्स का सिलेबस है सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दा। और प्रीलिम्स में आप देख लीजिए, अब ये तो प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, फिर हम मेंस के सिलेबस पर भी आएंगे। तो अब देखिए यहां पर 18 तारीख को जो क्वेश्चन पूछा है, पहला सिटिंग का है ये। करंट अफेयर 24 गो, मैथ 11 गो, ज्योग्राफी 10 गो, पॉलिटी 9 गो, हिस्ट्री 8 गो, विविध और बिहार 8 गो, इकोनॉमिक्स 6 गो, बायोलॉजी 5 गो, फिजिक्स 5, केमिस्ट्री 4, इंग्लिश 5, कंप्यूटर 3, इन्वायरमेंट 2। इन्वायरमेंट को हम बायोलॉजी में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बिट्टू झा सर जो है इन्वायरमेंट बायोलॉजी में ही पढ़ाते हैं। तो आप एक बात जानिए, एक आपके मन में सवाल होता है, और बहुत टीचर भी देखिए क्वेश्चन को सही से एनालिसिस करना होता है। देखिए बहुत लोग हवाई बात करता है, वो पूरा 100 क्वेश्चन भी सही से नहीं देखता है। हवाई बात नहीं करना चाहिए। एक टीचर बोला कि जो है बिहार दरोगा निकालने के लिए जो है स्टैटिक पर पकड़ होना चाहिए। स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक कोई विषय है ही नहीं। हर सब्जेक्ट का अपवाद, हिस्ट्री का अपवाद, पॉलिटी का अपवाद, ज्योग्राफी का अपवाद। जैसे ज्योग्राफी का एक अपवाद है, अनेकों अपवाद है ज्योग्राफी में, उसमें एक अपवाद है दक्षिण भारत की नदियां जो है मौसमी होती है, लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में कावेरी एक ऐसी नदी है जो मौसमी नहीं बल्कि 12मासी है। यह अपवाद है। फिर पॉलिटी में कई सारे अपवाद है।
जैसे पॉलिटी में एक राष्ट्रपति राज्यपाल को लेकर के अपवाद है, पद पर रहते हुए राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तो हर सब्जेक्ट में जो कुछ अपवाद होता है ना, वो एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक कोई विषय नहीं है, पहली बात हम आपको यह स्पष्ट कर दे। और दूसरी बात, एस्थेटिक को अगर हम मान भी ले तो जो कोर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है उससे अलग ही एस्थेटिक हो सकता है। तो आप देख रहे हैं प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या लिखा है, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। और इसी वजह से हम आपको क्या बोले, वो संस्कृतो पूछ दे तो आप उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में ही लिख दिया है बोर्ड सामान्य ज्ञान, वो 5 को संस्कृतो पूछ सकता है। तो इसी वजह से यहां पर देखिए इंग्लिश 5 को पूछा है इंग्लिश 5 को। आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बात जानिए, जैसे इतिहास का जहां तक सवाल है ना, इतिहास को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। हर विषय अपने आप में इतिहास है, चाहे वो साइंस से काहे ना है, वो भी अपने आप में एक इतिहास है। अरे किसी ना किसी कालखंड में, किसी ना किसी ईस्वी में न्यूटन के सामने सेब नीचे गिरा होगा ना जी, पेड़ से टूटकर नीचे गिरा होगा, वो भी तो इतिहास है अपने आप में एक प्रकार से। हर विषय अपने आप में इतिहास है। इतिहास को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहा जाता है। और एक बात जानिए, जैसे ये बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, कोई भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो है ना, जितना बड़ा बिल्डिंग आप खड़ा करना चाहते हैं उतना मजबूत बेस बनाना होगा आपको, और जितना मजबूत बेस होगा उतना मंजिल आप बिल्डिंग ठोक सकते हैं। तो जहां तक मेरा अपना मानना है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बिहार दरोगा के लिए एक बेस है, एक आधार है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आधार है, आधार, बेस है ये। अभी हम सब सिटिंग का दिखाएंगे, आप परेशान ना हो ज्यादा। जैसे आप पॉलिटी में भारतीय संविधान के बारे में पढ़िएगा। भारतीय संविधान में एक चीज हम आपको पढ़ाएंगे, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा। और संविधान के मूल ढांचा, संविधान के ऐसे प्रावधान होते हैं जिसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है। संविधान के मूल ढांचा में संशोधन किया ही नहीं जा सकता है। वैसे ही बिहार दरोगा की अगर हम बात करें तो बिहार दरोगा एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी संविधान के मूल ढांचा जैसा है, उस बेस पर ही, उस नींव पर ही आप दरोगा बनने की कहानी लिख सकते हैं। और अगर ये नींव कमजोर हुआ तो दरोगा बनने की कहानी आप अपने जीवन में कदापि नहीं लिख सकते हैं। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक बेस है। पहला सिटिंग की बात हमने कर ली। इसके बाद 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग का है, ठीक है, 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग का है। 18 जनवरी सेकेंड, ऐसी बाद बाकी छुपा हुआ है, और इसमें देखिए ड्रेस भी चेंज है, समझे ना। 18 तारीख सेकेंड सिटिंग। पहला सिटिंग में 24 को क्वेश्चन पूछा था करेंट, दूसरा सिटिंग में 25 को करेंट, हिस्ट्री 12 को। पहला सिटिंग में हिस्ट्री थोड़ा कम था, दूसरा सिटिंग में हिस्ट्री बढ़ा दिया है। पॉलिटी 10 को, ज्योग्राफी 10 को, मैथ 10, बायोलॉजी 6, एस्थेटिक 6, फिजिक्स 5, केमिस्ट्री 5, इंग्लिश 5, इकोनॉमिक्स 3, बिहार 2, कंप्यूटर 1। ये सेकेंड सिटिंग की बात हो गई 18 जनवरी। इसके बाद 1799 21 जनवरी पहला सिटिंग, और 21 जनवरी में लगभग सेम रहा था, पहला सिटिंग दूसरा सिटिंग का लगभग सेम रहा था। 18 को एग्जाम हुआ, फिर 21 को हुआ है। 21 को इतिहास 10 को पूछा है, भूगोल 8 को पूछा है, विज्ञान 15 को पूछा है, फिजिक्स 4, केमिस्ट्री 6, बायोलॉजी 5, राज्य व्यवस्था 6, मैथ 10, इंग्लिश 6, करंट अफेयर 24, बिहार 4, इकोनॉमिक्स 9, एस्थेटिक 7, कंप्यूटर 1।
आप क्या देख रहे हैं? फ्लैक्चुएशन है, थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन है। मतलब फ्लैक्चुएशन, एक चीज आपको कांस्टेंट नजर आ रहा होगा, करंट अफेयर 24-25 हर सीटिंग में पूछा है। साइंस में भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन नजर आ रहा होगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन नजर आ रहा होगा। लेकिन एक आप एवरेज निकाल सकते हैं कि इन तीनों डाटा को देख करके क्या हम ये एवरेज नहीं निकाल सकते हैं कि हिस्ट्री से मान करके चलिए 10 गो क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी से 10 गो आएगा, ज्योग्राफी से 10 गो आएगा। ये डाटा हम निकाल सकते हैं, 10 या 30 हो गया। फिर साइंस से हम ये डाटा निकाल सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन साइंस से आएगा, 30-20 कितना हो गया? 50। फिर करंट से 25, करंट से 25, 50 प्लस 25 75 क्वेश्चन। और इसके बाद मैथ से 10 आ रहा है। और 1 मिनट यहां पर रुकना, यहां पर थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं, हर बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन में करता है। जैसे एक बात सुनिएगा, ध्यान से गौर से सुनिए आप। जब बिहार दरोगा का पहली बार 1717 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था ना, उसमें करंट जो है ना 7-8 गो था प्रीलिम्स में। धीरे धीरे करंट का वेटेज बढ़ाते गया और अभी 25 तक आया है। हो सकता है अगली वैकेंसी में करंट का वेटेज 30 ना हो जाए, हो सकता है करंट का वेटेज 30 ना हो जाए, क्योंकि 1717 में 7-8 पूछा था, फिर उसके बाद 10-12 पूछा, फिर उसके बाद 15-16 पूछा, फिर 18-20 पूछा, फिर 25 पे आ गया। लास्ट टाइम 1799 पोस्ट वैकेंसी से पहले जो है 1275 पोस्ट का वैकेंसी था, उसमें 18-20 के आसपास करंट था, 18-20 के आसपास करंट था। उससे पहले जाइएगा तो 2213 पोस्ट का वैकेंसी था, उसमें 14-15 के आसपास करंट था। तो ये पैटर्न को समझने की जरूरत है। तो करंट अगली बार एग्जाम में 30 को पूछ दे, ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। और जो पैटर्न 1717 पोस्ट से लेकर के अभी तक चलते हुए आया है, उस आधार पर हम आपको यह बात बता रहे हैं, पूरा डाटा को एनालिसिस करके हम आपको यह बात बता रहे हैं। और जानते हैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के लिए, मतलब अगली बार हो सकता है करंट 30 पूछ दे, तो यह कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। अब देखिए यहां पर एक चीज यहां पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए प्रीलिम्स में कम से कम 30% मार्क आना चाहिए, मतलब क्वालिफाई करने के लिए करंट ही काफी है। बिहार दरोगा का नेक्स्ट जो वैकेंसी आना है, उसमें प्रीलिम्स एग्जाम होना है, मतलब मिनिमम मार्क आपको 30 होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो करंट ही सफिशियंट है। तो पिछले पैटर्न और सब चीज को ध्यान में रखते हुए एक बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, करंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जानते हैं डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में, मौसी उठ जाइए मत सोइए, डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ शब्द होता है, उसमें हमसे अगर पूछा जाए इंग्लिश डिक्शनरी का 5 सबसे बेहतरीन शब्द क्या है, तो उसमें एक शब्द हम इग्नोर को मानते हैं। इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। जीवन में बहुत चीज को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, नहीं तो आप उलझ जाइएगा। उलझने से बेहतर है इग्नोर करना सीखिए। जब आप तैयारी कीजिएगा ना, उपदेश देने वाला बहुत आ जाएगा, बहुत लोग उपदेश देने के लिए आ जाएगा। तो एक वर्ड दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, इग्नोर। बहुत चीज को अनदेखा करना है, इग्नोर करना है, समझे ना। लेकिन यहां पर करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रीलिम्स निकालने के लिए, प्रीलिम्स निकालने के लिए आप करंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं आप इग्नोर।
तो अब करंट के लिए 1799 में भी हम करंट के लिए वार्षिकांक निकाले थे और उस बुक से 25 में से 18 से 20 करंट था। जब ये वीडियो बना रहे थे, ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, संस्थान के मेन चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। प्रूफ पूरा हम दिए हैं, पेज बाय पेज के साथ प्रूफ दिए हैं। करंट की जहां तक बात है, 1799 पोस्ट के लिए भी जब बिहार दरोगा का बैच 1 मार्च 2024 को शुरू हुआ था, जो बैच अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो बैच, वो प्री कम मेंस बैच था। और इस बैच की भी हम बात करें तो ये भी आपका प्री कम मेंस बैच है। हम आपको स्पष्ट कर दे, ये प्री कम मेंस बैच है और साथ ही साथ प्री मेंस फिजिकल तीनों, प्री मेंस फिजिकल तीनों। आपको इस बैच में एडमिशन लेने के बाद ना आपको मेंस में एडमिशन लेने की कोई जरूरत होगी, ना आपको फिजिकल में पैसा ट्रेनर को देने की कोई जरूरत होगी। अगर आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो आप आइएगा, इसी बैच में हम आपको मेंस भी पढ़ाएंगे। मेंस निकल जाएगा तो फिर आइएगा कोचिंग में, हम आपको फिजिकल भी करवा देंगे। तो ये फुल पैकेज है, प्री मेंस फिजिकल, सब चीज की तैयारी हम लोग यहां पर करवाएंगे। तो अब सही मार्गदर्शन क्या कहता है, डाटा को एनालिसिस करके सही मार्गदर्शन क्या कहता है? सही मार्गदर्शन ये कहता है कि करंट अफेयर को हम लोग को शुरू से करना चाहिए। करंट अफेयर की अगर हम बात करें, मौसी सब सोइए नहीं, हमारी मौसी सब बड़ी सो रही है, रात में सोते होते ना, रात में एकदम पूरा देखिए 7 से 8 घंटा नींद लेकर के आइए, समझे? सोना होना ना है, बात समझिए। तो करंट अफेयर 1 मार्च 2024 को जो बैच शुरू हुआ था ना, उसमें हम करंट अफेयर शुरू से पढ़ाना शुरू किए थे। यह भी बैच जो शुरू हो रहा है, इस बैच में भी हम करंट अफेयर शुरू से पढ़ाना शुरू करेंगे। मतलब पहला वीक से ही करंट अफेयर हम पढ़ाएंगे, पहला वीक से करंट अफेयर पढ़ाएंगे। और उस बैच में भी प्रत्येक शनिवार को करंट अफेयर पढ़ाते थे, और इस बैच में भी प्रत्येक शनिवार को हम करंट अफेयर पढ़ाएंगे। सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स के क्लास होंगे। और शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को स्पेशली करंट अफेयर का क्लास होगा, प्रत्येक शनिवार को स्पेशली करंट अफेयर का क्लास होगा। ठीक है, तो करंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात करंट की अगर हम बात करें तो करंट का फुल प्रूफ सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। अब संस्थान में प्रत्येक 3 मंथ पर करंट का बुक आता है, करंट हम पढ़ाएंगे भी और करंट का बुक भी प्रत्येक 3 मंथ पर आ रहा है। और एग्जाम से महीना 2 महीना पहले जो है, इस बार भी एग्जाम से महीना 1.5 महीना पहले करंट का हम बुक निकाले थे, वार्षिकांक पूरे 1 वर्ष का। और आपके एग्जाम से भी पहले, आपके एग्जाम से भी पहले, अभी तो वैकेंसी भी नहीं आया है, आगे वैकेंसी आएगा, आपके एग्जाम से पहले जो है करंट का बुक निकालेंगे। और हम आपको यह बात स्पष्ट कर दे, हर चीज हम स्पष्ट करते हुए चलना चाह रहे हैं। ये जो त्रिमासिक बुक है, ये त्रिमासिक बुक हम आपको इस बैच में अवेलेबल नहीं करवाएंगे, लेकिन एग्जाम से 1.5 से 2 माह पहले करंट का जो वार्षिकांक बुक आएगा, वो वार्षिकांक बुक संस्थान के तरफ से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा इस बैच में। इस बात को गौर कीजिएगा आप। इन त्रिमासिक जो कहिएगा, आप कहिएगा करंट जो है त्रिमासिक, मास्टरबा बोला था त्रिमासिक देंगे, नहीं दे रहा। त्रिमासिक हम नहीं देंगे। जब आपका वैकेंसी निकलेगा, प्रीलिम्स एग्जाम होना होगा, उससे पहले जो हम वार्षिकांक निकालते हैं करंट का, वो वार्षिकांक बुक हम आपको इस बैच में देंगे। इस बैच में कुछ स्टडी मटेरियल आपको परचेज करना होगा काउंटर से, और कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको देंगे। उसमें करंट का एक बुक, एग्जाम से 2 माह पहले वार्षिकांक जो निकालेंगे वो बुक हम आपको देंगे।
एक बुक ये देंगे हम आपको। दूसरा, अब यहां पर एक चीज समझिए, ये चीज हम हमेशा हर बैच में बोलते हैं, हर विद्यार्थी को बोलते हैं, और इस चीज को भी आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ चीज एकदम दिलो दिमाग में बैठाना है आपको। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, किसी भी एग्जाम को, दुनिया का टॉप से टॉप एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए तीन चीज जरूरी है। तीन चीज जरूरी है। पहला, सिलेबस की समझ। पहला, सिलेबस की समझ। प्रीलिम्स में सिलेबस हम बता दिए हैं, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। सामान्य ज्ञान में सब चीज आ जाता है, लेकिन कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट, मैथ, रीजनिंग। और देखिए, आपका मकसद क्या होना चाहिए पता है? आपका मकसद प्रीलिम्स निकालना नहीं होना चाहिए, आपका मकसद मेंस निकालना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद अंतिम रूप से सफल होना चाहिए। अंतिम रूप से सफलता हमें मिले, आपका मकसद यह होना चाहिए, और इस मकसद के साथ आपको काम करना है, और डे फर्स्ट से इस मकसद के साथ आपको काम करना है। इसके बाद इस बैच में एक तो हम आपको स्पष्ट कर दिए, प्री, मेंस, फिजिकल, तीनों बैच है। एक बार एडमिशन लीजिए और तीनों प्रोसेस से हम आपको गुजारेंगे, आप रिजल्ट लेते जाइए बस। पहली बात। दूसरी बात, कुछ स्टडी मटेरियल हम देंगे, कुछ स्टडी मटेरियल आपको परचेज करना होगा। एग्जाम से पहले 2 माह पहले वार्षिकांक करंट का बुक हम देंगे। इसके बाद क्वेश्चन बैंक, बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक बुक है वो हम देंगे आपको। बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन बैंक है वो हम देंगे आपको, इस बैच में देंगे, और न्यू अपडेटेड देंगे। चौथा एडिशन आ रहा है और फुल अपडेट होकर आ रहा है, और पिछले एडिशन के तुलना में बुक और बेहतर बनकर के आ रहा है। 100% बहुत ज्यादा बेहतर बनकर के बुक आ रहा है। ये 2 बुक हम आपको देंगे। ये 2 बुक, अब कहिएगा हम आपको क्यों देंगे? इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है सुनिए। हम बहुत बच्चा को देखते हैं कि एडमिशन ले लेता है, बुक बोलते हैं ले लीजिए, बहुत बच्चा लेता है, बहुत बच्चा नहीं लेता है। लेकिन ये 2 बुक आपकी सफलता के लिए, ये 2 बुक, प्रीलिम्स में करंट अफेयर का बुक और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, ये 2 बुक आपकी सफलता के लिए अति आवश्यक है। तो ये 2 बुक आपकी सफलता के लिए अति आवश्यक है। इसी वजह से ये 2 बुक इस बैच में हम आपको देंगे, इस बैच में हम आपको देंगे। और ऑफलाइन वालों को तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, और जो ऑनलाइन एडमिशन लेंगे, ऑनलाइन वालों को जो है उसका पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन पर, उसका पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है। अब एक बात जो हम पूरा नहीं कर पाए थे, 3 चीज, 3 नहीं 4, उसी 3 को 4 बना देते हैं। 3 खट कहता है दुश्मनी वाला होता है, 4 गो 4 चीज, 4 नहीं 5 5 5 5 बढ़िया होता है, 5 बढ़िया होता है। 5 चीज, 5 चीज अपने दिमाग के खोपड़ी में बैठा लीजिए। 5 चीज अपने दिमाग के खोपड़ी में बैठा लीजिए, और जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता यह प्रण लिए थे कि हमारे शरीर में खून के एक एक बूंद का कतरा कतरा जब तक हम जीवित हैं तब तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। उसी प्रकार से आप भी अपने शरीर के खून के एक एक बूंद के कतरा कतरा में इस 5 चीज को बैठा लीजिए। पहला, अगर सफलता चाहिए तो पहला,
सिलेबस की समझ। पहला, सिलेबस की समझ। बहुत बच्चा में तो सिलेबस का ही समझ नहीं होता है। और सिलेबस की समझ अगर आप कहिएगा कि आपको एक दिन में सिलेबस का समझ आ जाएगा, नहीं। सिलेबस की समझ तब तक आपको नहीं आ सकता है जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 2 साल का भी, 3 साल का भी, या 2 वैकेंसी या 3 वैकेंसी का भी, कम से कम 2 वैकेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तक आपको याद नहीं हो जाता है तब तक आप में सिलेबस की समझ विकसित नहीं हो सकती है। तो पहला, सिलेबस की समझ विकसित करना। और हमारा टारगेट है आप में सबसे पहले सिलेबस की समझ विकसित करना। और हम सिलेबस की समझ आप में विकसित करेंगे, करके रहेंगे। हम सिलेबस की समझ आप में विकसित करके रहेंगे। और लेटेस्ट जो 2 वैकेंसी है, जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम हमेशा बोलते रहते हैं फलना क्वेश्चन एसएससी में आया, फलना रेलवे में आया, फलना दरोगा में आया, फलना बीपीएससी में आया है। क्योंकि हम क्वेश्चन बैंक देखते हैं, बार बार हमेशा देखते रहते हैं। देखिए, जैसे सरकार के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, हम लोगों के लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करता है हमारे गार्जियन और हमारे शिक्षक। उसी प्रकार सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हम तो आपके लिए मार्गदर्शक के तौर पर काम करेंगे ही, लेकिन हमसे भी बेहतर मार्गदर्शन जो बिहार दरोगा बनाने के लिए आपका करेगा, वो करेगा क्वेश्चन बैंक। 1275 पोस्ट और 1799 पोस्ट, 1275 पोस्ट के क्वेश्चन और 1799 पोस्ट का क्वेश्चन याद होना चाहिए, होंठ पर होना चाहिए। जिस रोज ये हो गया उस रोज आप विश्वास मान लीजिए कि आप में सिलेबस की समझ हो गई। तो पहला, सिलेबस की समझ। और जब सिलेबस की समझ हम में हो जाती है तो उसके बाद जब हम समझ गए हैं कि ये सिलेबस है, जब सिलेबस की समझ आप में आ जाएगी तो आपको यह पता चल जाएगा ई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अरे दूसरा कोई आपको क्यों बताएगा कि आपको क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है? आप स्वयं अपने में विकसित कीजिए। और एक बात जान लीजिए, रणभूमि आपका है, युद्ध आपको लड़ना है। और ये त्रेता द्वापर नहीं है, सतयुग नहीं है कि आपके लिए भगवान राम के लिए विभीषण आया था और पांडव के लिए भगवान कृष्ण आए थे, पांडवों के लिए भगवान कृष्ण आए थे। ये त्रेता द्वापर न है, ये कलयुग है, कलयुग। और इस युग में आपको अपना विभीषण स्वयं बनना पड़ेगा, आपको अपना कृष्ण स्वयं बनना पड़ेगा, आपको अपना अर्जुन स्वयं बनना पड़ेगा। आप दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। दूसरे के ऊपर निर्भरता ज्यादा नहीं, 20-30%, 40%, मैक्सिमम 50%, उससे ज्यादा नहीं। ये रणभूमि आपका है, सफलता आपको चाहिए। तो रणभूमि में तीर धनुष भी आप ही को उठाना होगा। और ये युग कलयुग है, आर्थिक युग है। इसी वजह से इसमें अपना सब कुछ आपको स्वयं बनना होगा। दूसरे के ऊपर 100% निर्भरता एकदम से सही नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। और एक बात हम हर बैच में बोलते हैं और आपके बैच में भी बोल रहे हैं, आपकी सफलता में और आपकी असफलता में, आपकी सफलता में भी आप अपनी सफलता के हीरो स्वयं हैं और आपकी असफलता में भी आप अपनी असफलता के विलन भी स्वयं हैं। अगर आप सफल होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है, और अगर आप असफल भी होते हैं तो उसमें भी सबसे बड़ा योगदान आपके स्वयं का होता है।
तो आपकी सफलता और आपकी असफलता आपके कर्तव्यों पर निर्भर करता है, आपके कृत्यों पर निर्भर करता है, आपके कार्यों पर निर्भर करता है। तो शुरू में क्या बताए थे? त्याग आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। अरे हम सिर्फ बता देंगे फलना 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 चीज होता है, फलना पढ़ो, इतना पढ़ो, जितना पढ़ना है उतना बता देंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा, याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हमको नहीं देना है। हमको याद रहने से कोई मतलब नहीं है, आपको याद रहने से मतलब है। तो पहली बात, जब सिलेबस की समझ हो जाएगी, और जब सिलेबस की समझ हो जाएगी तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये बिहार दरोगा का बेस है, करेंट पीटी रिजल्ट है, और मेंस और फाइनल मेरिट साइंस और मैथ रीजनिंग है, साइंस और मैथ रीजनिंग है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हमने आपको बता ही दिया है, हम पढ़ाएंगे। करंट अफेयर भी हम पढ़ाएंगे प्रत्येक शनिवार को। क्या इसी शनिवार से करंट शुरू हो जाएगा? नहीं, अगले शनिवार से। पहले कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब ना, सोमवार से शुक्रवार पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शनिवार को करेंट। और शनिवार को करेंट में क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, वो हम आपको बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद अन्य सब्जेक्ट साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक इकोनॉमिक्स भी है। साइंस और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, आपको बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे। साइंस और इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आपको बिट्टू झा सर पढ़ाएंगे। और हमको लगता है कि अभी भारतवर्ष में साइंस के वन ऑफ द बेस्ट टीचर का काउंट अगर किया जाए तो उसमें एक नाम पूरे भारतवर्ष में बिट्टू झा का जरूर आएगा। तो साइंस बिट्टू झा सर और इकोनॉमिक्स बिट्टू झा सर। इसके बाद मैथ और रीजनिंग बचा। मैथ और रीजनिंग पिछले 5 बरस से संस्थान में प्रभुराज सर पढ़ा रहे हैं। मैथ और रीजनिंग पिछले 5 बरस से प्रभुराज सर पढ़ा रहे हैं। तो मैथ और रीजनिंग आपके बैच में भी प्रभुराज सर ही पढ़ाएंगे। मैथ और रीजनिंग आपके बैच में भी अगर देखे तो प्रभुराज सर ही मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे आपके बैच में, और पिछले 5 बरस से पढ़ा रहे हैं कोचिंग में। तो कम से कम पिछले 5 बरस का तो ज्ञान बिंदु में उनका अनुभव है। तो ऑल सब्जेक्ट बता दिए, कौन टीचर पढ़ाएंगे ये बता दिए, और 5 चीज जो दिलो दिमाग में बैठा लेना है वो बता रहे थे। उसमें पहला सिलेबस की समझ। दूसरा, जब सिलेबस की समझ आप में विकसित हो जाती है, और पढ़ाने का तरीका भी इस बार थोड़ा अलग होगा। आप क्लास कीजिएगा, 1 सप्ताह तो हम डेमो देबे किए हैं, अभी मत पूछिए कि क्या रहेगा, 1 सप्ताह क्लास कर लीजिए, पता चल जाएगा। कुछ अलग जरूर रहेगा, इतना हमको पता है। अब अलग जानने के लिए क्लास कीजिए। अब देखिए दूसरी बात, ठीक है, मान लिया जाए, एक एग्जांपल देते हैं। मान लिया जाए कि हमको इस बात की समझ है कि फलना व्यक्ति को जो है, फलना व्यक्ति का फलना डिमांड है। मान लिया जाए कि एक एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए कि हमारी गर्लफ्रेंड है और हमसे नाराज हो गई, और हमें ये समझ है कि वो नाराज किस कारण हुई है, उसको उसका डिमांड पूरा कर देंगे तो वो खुश हो जाएगी। तो अब मान लिया जाए कि हम उसका डिमांड नहीं पूरा करेंगे, तो फिर तो वो नाराज ही रहेगी। अब सिलेबस की समझ हम में हो गई, अब उस सिलेबस पर हम पकड़ ही मजबूत नहीं किए, तो फिर वही नाराजगी वाला हाल हो जाएगा, और फिर कचरा होते रहेगा। इसलिए जब डिमांड समझ में आ गया है तो उसकी पूर्ति कर दीजिए, फुलफिल कर दीजिए। तो जब सिलेबस की समझ हो गई है आप में, तो फिर उस पर अपनी पूरी पकड़ मजबूत कीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, बाबू सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप बहुत पैसा वाला
बाप का बाल बच्चा न है कि आपका बच्चा जो है एगो दरोगा जदयू के एगो नेता को 40 लाख रुपया दिया अपने बेटा को बीपीएससी में क्वालिफाई करवाने के लिए। ये बात कुछ दिन पहले का है और भंडा अभी फूटा है। आपके पिताजी के पास तो 40 लाख नहीं होगा, तो आप कहां से दीजिएगा? तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। और इस बात को भी दिमाग में बैठा लीजिए कि परीक्षा में कोई धांधली होता है, हमको तो विश्वास न है, लेकिन हां बीपीएसएससी बोर्ड जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो साफ सुथरा है। लेकिन इस मंच के माध्यम से हम बीपीएसएससी बोर्ड से यह मांग करना चाहते हैं, यह मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, यह मांग वर्तमान के अध्यक्ष माननीय केएस द्विवेदी सर से हम यह करना चाहते हैं आप लोगों के तरफ से कि परीक्षा में पारदर्शिता आना चाहिए, आंसर दिया जाना चाहिए, आंसर दिया जाना चाहिए, ओएमआर दिया जाना चाहिए, आंसर की क्वेश्चन पेपर दिया जाना चाहिए। अब देखिए यूपीएससी अपने में बदलाव किया है और यूपीएससी एग्जाम के ठीक बाद अंतरिम आंसर की देने जा रहा है। जब यूपीएससी जैसा बॉडी ये काम कर सकता है तो बीपीएसएससी बोर्ड क्यों नहीं कर सकता है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप लोगों के तरफ से हम ये मांग रखना चाहते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए और परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर के जो भी क्राइटेरिया है, क्वेश्चन पेपर दिया जाना चाहिए, आंसर की दिया जाना चाहिए, तो ये सब दिया जाना चाहिए। तो अब डिमांड पूरा करना है, यानी पूरे सिलेबस पर पकड़ बनाना है, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत करना है, पूरे सिलेबस पर। और आप विश्वास मानिए, अगर पूरे सिलेबस पर पकड़ मजबूत नहीं होता है, अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल सकता है। मैथ रीजनिंग को छोड़ करके आप सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, किसी भी चीज को छोड़ करके आप नहीं बन सकते, साइंस, करेंट, कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब मान लिया जाए गर्लफ्रेंड का पूरा डिमांड समझ में आ गया, आधा डिमांड पूरा किया, आधा नहीं किए, फिर भी तो नाराजगी रहेगी, हाँ या ना? जब पूरा डिमांड पूरा कर देंगे तो पूरा खुश हो जाएगी। तो वही चीज है, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, पूरे सिलेबस पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। और यहां पर एक बात हम कह रहे हैं, खेलने के लिए नहीं आना है, क्लास खेलने के लिए नहीं आना है, या क्लास ऑनलाइन खेलने के लिए नहीं करना है, जीतने के लिए क्लास करना है, जीतने के लिए क्लास आना है, इसलिए डूब कर पढ़ना है। लेकिन पढ़ाई में डूब नहीं जाना है, पूरा डूब कर पढ़ना है। और पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करना है। और हम पढ़ने वाले को खूब आगे बढ़ाते हैं। पिछले दिनों आप सुने होंगे, एक लड़का था 5वीं क्लास में, सैनिक विद्यालय में जो है उसका पिछली बार भी हुआ, लेकिन पैसा की वजह से एडमिशन नहीं ले पाया। इस बार भी हुआ, पैसा की वजह से नहीं ले पाया। इस बार वो मेरे पास आया, हम उसको कुछ नहीं जानते थे, आया, हमको लगा कि नहीं बच्चा, मतलब उसके मार्क्स सबको देख करके हम आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उसका जो है हम 2-2.5 लाख रुपया लगा उसके सैनिक स्कूल में नामांकन करवाने में, 2-2.5 लाख रुपया हम उसको दिए और पूरा पढ़ाई का उसका खर्च उठाए। पर ईयर जो है उस पर हमको 2.5 लाख रुपया खर्च आएगा, 2.5 लाख रुपया पर ईयर उस पर खर्च आएगा, अभी से लेकर के जो है लगभग 5-7 साल तक। अगर आप पढ़िएगा तो हम आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो दूसरी बात, पूरी पकड़ मजबूत करना है। अब तीसरी बात, सिलेबस पर समझ के साथ साथ क्वेश्चन बैंक पे भी पकड़ मजबूत करना है। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ मजबूत करना है। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ मजबूत करना है। क्वेश्चन बैंक
ये प्रोसेस है। आप कहिएगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक करने से रिजल्ट हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। एक पार्ट है, जैसे खाना खाना है, दाल भात सब्जी, सब्जी एक पार्ट है, दाल भी एक पार्ट है, चावल भी एक पार्ट है, सब चीज मिल जाए तो बहुत अच्छा भोजन हो जाता है। वैसे ही क्वेश्चन बैंक तैयारी का एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। सिर्फ दाल भात खाइएगा बढ़िया लगेगा, सिर्फ चावल सब्जी खाइएगा बढ़िया लगेगा, नहीं। सिर्फ चावले खाइएगा बढ़िया लगेगा, नहीं। तो दाल भात सब्जी सब होना चाहिए थाली में, तब खाने में बढ़िया लगता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन बैंक भी एक पार्ट है बाबू, उसको करना है। इसके बाद चौथा, आपका एग्जाम क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होता है। छोड़िए ना, यहां पर क्वेश्चन है, ये है आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ना, देखिए, 18 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 4 गो ऑप्शन है, और इसी 4 में से एगो सही है, जो हाईलाइटेड है वो सही है। और कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, यही सब करके तो एनालिसिस किए। तो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसी को तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कितनों पढ़ लिए, आप खूब जानते हैं, आप बहुत बड़का विद्वान हैं, लेकिन अगर आपको अप्लाई करने नहीं आता है, अप्लाई करने नहीं आता है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप देखते होंगे, अगर आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन बनाने गए, तो कुछ क्वेश्चन बनता होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता होगा। तो अगर हम चैप्टर पढ़ लिए, हमसे क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब रह जाता है? नहीं रह जाता है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन टैकल करना आना चाहिए। इसलिए समय समय पर कुछ टेस्ट हम करवाएंगे, समय समय पर कुछ टेस्ट हम करवाएंगे, समय समय पर कुछ टेस्ट हम करवाएंगे। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, समय समय पर कुछ टेस्ट करवाएंगे, जिसमें कुल कुल 25 टेस्ट इस बैच में हम करवाएंगे। कुल 25 टेस्ट हम इस बैच में करवाएंगे, 25, कुल 25 टेस्ट इस बैच में हम करवाएंगे, 25 टेस्ट। और वो 25 टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से पहले करवाएंगे। और उसमें 25 टेस्ट में से कुछ टेस्ट सब्जेक्ट वाइज होगा और कुछ टेस्ट फुल लेंथ होगा। ऑन एवरेज आप मान लीजिए, और ये सारा टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से पहले करवाएंगे। इस बैच में कुल 25 टेस्ट करवाएंगे और 25 के 25 टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से पहले करवाएंगे, क्योंकि मेंस के दौरान क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाते हैं, क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करवाते हैं। अभी मेंस पढ़ाए हैं, क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करवाए हैं। तो ये 25 के 25 टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से पहले करवाएंगे। इस 25 टेस्ट में 10 गो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होगा और 15 गो फुल लेंथ टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। और इस 25 टेस्ट के अलावे समय समय पर क्लास टेस्ट कभी भी हो सकता है, क्लास टेस्ट कभी भी हो सकता है। ये 25 टेस्ट तो फिक्स है, क्लास टेस्ट 5 गो 10 गो जितना मन होगा उतना करवा देंगे, लेकिन ये 25 टेस्ट होगा, मतलब होगा 10 गो सेक्शनल और 15 गो फुल लेंथ, 15 गो फुल लेंथ। और इसमें आप कहिएगा डिस्कशन लिख के देंगे, नहीं, इसमें ओनली आंसर मिले। सब चीज हम स्पष्ट कर देना चाहते, एवरीथिंग।
और जो वादा हम आज करेंगे वो सब वादा हम आपको पूरा करेंगे। और हम आपको बता दें, जो भी हमारे यहां मतलब संस्थान में 2024 में 2025 में बिहार दरोगा बैच में एडमिशन लिया है, वो जो भी फी वो दिया होगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो पहला से लास्ट क्लास तक किया होगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा आपने जो भी फी पेमेंट किया, क्या उस एवज में आपको उस मुताबिक या उससे ज्यादा मिला या नहीं मिला, और पहला क्लास में रोशन आनंद जो वादा किया था वो सब कुछ आपको दिया या नहीं दिया। पहला क्लास में हम जो वादा कर रहे हैं आज, हम आपको सब कुछ देंगे, एवरीथिंग देंगे, लेकिन शर्त यही है आपको सब कुछ पता रहेगा अगर आप डेली क्लास कीजिएगा, लेकिन अगर आप डेली क्लास नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ पता रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा, और फिर अटकिएगा भटकिएगा आपको। तो अटकने भटकने से बचना चाहते हैं तो फिर आपको डेली क्लास करना होगा। और ऑनलाइन वाले लोग सारा स्टडी मटेरियल आपके बैच में एप्लीकेशन पर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का नोट, सारा सब्जेक्ट का नोट आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। आप अपना प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। स्टडी मटेरियल को लेकर के ये बात स्पष्ट कर दिए। इसके बाद पांचवा चीज जो हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, एक सफलता का फॉर्मूला है, R बराबर R, R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट, रिवीजन बराबर रिजल्ट। ये फॉर्मूला है सफलता का। आप जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, एक बात बताइए, हमसे बहुत लड़का लड़की सवाल पूछता है, हम बोर्ड पीपीटी से नहीं पढ़ाते, हम हो या बिट्टू झा सर हो, ना हम बोर्ड पीपीटी से पढ़ाते हैं, ना बिट्टू झा सर बोर्ड पीपीटी से पढ़ाते हैं, और ना ही प्रभु राज सर बोर्ड पीपीटी से पढ़ाते हैं। बोर्ड पीपीटी यानी सब कुछ लिखवा करके ले आए, हरियकवंश का फलना संस्थापक था, राजधानी चिल्ला जगह है, बिंबिसार ने फलना किया, सब कुछ लिखवा करके ले आए बोर्ड पर, अब बकैती कर रहे हैं। तो वैसा नहीं होता है यहां पर। तो एक बात आप जानिए, टीचर आपको एक बार पढ़ाता है, जैसे हम 1857 का क्रांति पढ़ाएंगे, एक के बार ना पढ़ाएंगे, लेकिन क्या एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा? कदापि नहीं। एक बार पढ़ने से कदापि याद नहीं हो सकता है, कभी याद नहीं हो सकता है। जैसे हम ही को, हम हो या बिट्टू झा सर, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बिना बोर्ड पीपीटी का पढ़ाते हैं, हमको याद है, हम में समझ है। तो ये समझ कैसे आया, याद कैसे हुआ? बार बार उसको पढ़े, रिवीजन मोर एंड मोर टाइम्स हमने भी उसको किया है, हमने उस पर समय दिया है। तो आपको भी रिवीजन करना होगा। रिवीजन मतलब सप्ताह में 5 से 6 दिन क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, 5 दिन सब्जेक्ट, 1 दिन करेंट। छठा दिन संडे पूरा खाली रहिएगा। आप जब पूरा खाली रहिएगा ना, पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करना है। आप समझिए रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए और सेट मारने का तरीका क्या होना चाहिए। हर बात हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए, समझना जरूरी है। रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए? हम कह देते हैं रिवीजन करना चाहिए, R बराबर R, रिवीजन बराबर रिजल्ट, लेकिन रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, इस चीज को भी आप समझिए। देखिए बाबू, सप्ताह में 6 दिन क्लास होगा, 1 दिन क्लास बंद है, या कभी काल क्लास हो सकता है में भी बंद हो जाए अचानक। एक तो रविवार को क्लास बंद रहेगा, दूसरा कभी काल अचानक में भी बंद हो जाए। उस टाइम को यूटिलाइज करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करना है, उसका उपयोग करना है। क्लास नहीं हुआ, बैठ करके तुरंत रिवीजन करनी है रविवार को। अब रिवीजन का सही तरीका समझिए। मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ, संडे को 2 काम करना है। एक, हाफ टाइम रिवीजन करना है और हाफ टाइम मस्ती करना है। मतलब ब्रेकअप भी जरूरी होता है। ब्रेकअप नहीं, सॉरी, ब्रेक।
सॉरी ब्रेक, सॉरी ब्रेक जरूरी होता है। हंस दिए, ब्रेकअप भी तो जरूरी होबे करता है। एगो मूवी है शादी में जरूर आना, उसमें वो लड़का जो है, वो लड़की उससे ब्रेकअप करके नहीं भागती, उससे ब्याह नहीं करती, सॉरी क्या हुआ था, छोड़ दी थी, हाँ छोड़ दी थी। अगर वो लड़की वो लड़का को नहीं छोड़ती तो वो लड़का आईएएस बन पाता। तो ब्रेकअप भी तो जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी है और ब्रेकअप भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है, समझे ना। अब मान लिया जाए फगुनिया पहाड़ से गिरकर उसका जान नहीं जाता तो दशरथ मांझी पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देता। जब दिल टूटता है ना, इतिहास रचता है लोग, समझे। तो ब्रेकअप और ब्रेकअप दोनों जरूरी है। जहां तक संडे का सवाल है, आप इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं, इस चीज को समझिएगा, हम 2 बार बताएंगे। मंडे टू सैटरडे क्लास हुआ, संडे को पूरे सप्ताह में पढ़ाए गए चीजों का रिवीजन करना है, पहली बात ये। दूसरी बात, सोमवार को जो पढ़ाए होगा, सोमवार को रात में सोने से पहले उसको पढ़ के सोना है, चाहे पत्थर क्यों ना बरस जाए, आंधी तूफान भूकंप क्यों ना आ जाए। जैसे सोमवार को जो पढ़ाएंगे, सोमवार को पढ़ के रात में सोना है, सोमवार को उसको याद करके सोना है, पहली बात। ये भी एक प्रकार से रिवीजन ही है। क्लास में पढ़े, घर पर जाकर के पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, वो भी रिवीजन ही है। तो जैसे हम सोमवार को जो पढ़ाएंगे, आप सोमवार को ही उसको याद कीजिए और तब सोइए। ये होना चाहिए, ये समर्पण होना चाहिए आप में, ये डेडिकेशन आप में होनी चाहिए। फिर मंगलवार को जो पढ़ाएंगे, मंगलवार को पढ़ के सोना है वो। बुधवार को जो पढ़ेंगे, बुधवार को पढ़ के सोना है। बृहस्पतिवार को जो पढ़ेंगे, बृहस्पतिवार को पढ़ के सोना है। शुक्रवार को जो पढ़ेंगे, शुक्रवार को वो पढ़ के सोना है। शनिवार को जो पढ़ेंगे, शनिवार को पढ़ के सोना है। और फिर संडे को छुट्टी रहेगा। मंडे टू सैटरडे में जितना चीज पढ़ाया गया है, संडे को उसका पूरा रिवीजन करेंगे। फिर दूसरे सप्ताह में इंटर करेंगे। सोमवार को जो पढ़ाया गया सोमवार को पढ़ेंगे, मंगलवार को जो पढ़ाया गया मंगलवार को, फिर इसको सोमवार से शनिवार तक लागू रखेंगे। और दूसरे सप्ताह का जो संडे आएगा, उसमें पूरे 2 सप्ताह का रिवीजन करना है। अब कहिएगा ये तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप पहले सप्ताह के सोमवार के चीज को 4 से 5 बार रिवीजन कर चुके होंगे। उसको रिवीजन करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। और किसी भी चीज को जब हम बार बार देखते हैं तो वही चीज हमको याद हो जाता है। तो दूसरे सप्ताह के रविवार को पूरे 2 सप्ताह का रिवीजन करेंगे। फिर तीसरे सप्ताह में इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे सप्ताह के रविवार को पूरे 3 सप्ताह का रिवीजन करेंगे। और चौथे सप्ताह के रविवार को पूरे महीना का रिवीजन करेंगे। तो पूरे महीना का अगर आप रिवीजन करेंगे, और देखिए ये तरीका कठिन है, कठिन है, लेकिन जितना कठिन आप समझ रहे हैं उतना भी कठिन ना है। और दूसरी बात, रास्ता कठिन होगा, पढ़ने में थोड़ा दर्द होगा, तभी सफलता मिलेगा। और तभी सफलता का खुशी समझ पाएंगे, उसका आनंद आप समझ पाएंगे। तो यहां पर जैसे बांझ औरत बच्चा होने के दर्द को नहीं समझ सकती है और बच्चा होने के खुशी को भी नहीं समझ सकती है बांझ औरत। और एक बात जानिए, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है जानते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा दर्द और सबसे खुशी का पल
दुनिया में सबसे बड़ा दर्द है एक मां जब किसी बच्चे को जन्म देती है ना, उससे बड़ा दर्द कुछ है ही नहीं। और एक प्रकार से कहिए, एक औरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। आज तो दवाई सुइया आ गया है, दर्द कम कर देता है दवाई सुइया दे करके, वो अलग चीज है। लेकिन एक मां को भी सबसे ज्यादा खुशी अपने जीवन में तब होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस औरत से कभी जाकर के पूछिएगा जो बांझ है, उसके दर्द को सिर्फ वही समझती है, आप नहीं समझ पाइएगा। तो जितना कठिन रास्ता होगा, रास्ता कठिन है तब तो हर कोई नहीं चल पाता है। रास्ता आसान होता तो सब कोई ना चल लेता जी, सब कोई ना सफल हो जाता। रास्ता कठिन है इसलिए हर कोई नहीं चल सकता है, और इसलिए हर किसी को सफलता भी नहीं मिल सकती है। सफलता चाहिए तो कठिन राहों से, कांटे भरे राहों से गुजरना होगा। नहीं गुजरिएगा, क्या महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, महात्मा गांधी, क्या इन लोगों को गाली नहीं सुनना पड़ा था? क्या महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे तो सब लोग उनका समर्थन ही कर रहा था? एनजी रंगा तो विरोध भी कर रहा था, कह रहा था नहीं चंपारण सत्याग्रह नहीं होगा। तो रास्ता कठिन है लेकिन तरीका, बेस्ट तरीका ये है, अगर आप इस तरीका से कीजिएगा, आप विश्वास मानिए, पक्का रिजल्ट होगा। दुनिया का कोई ताकत रिजल्ट को नहीं रोक सकता है, समझे ना? तो रिवीजन का तरीका भी बता दिए। ये 5 चीज, ये 5 चीज दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद एक दो और चीज जोड़ना चाहते हैं, 5 ने 7, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब लोग मोबाइल में, और इसका स्क्रीनशॉट ले करके अपने पेज में लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने में साट दीजिएगा, या उस जगह साटिएगा सुबह उठते जहां पहली नजर पड़ी वहां साटिएगा। मोबाइल के जो है ना अथी पे लगा लीजिएगा, वॉलपेपर पे लगा लीजिएगा, ठीक है? ये 5 चीज, और इस 5 चीज को हम तो शॉर्ट में लिखे हैं, इसको आप अपने से बढ़िया से लिख करके इसको रूम में साट करके रखिएगा। एक दो चीज और हम इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक दो चीज और, प्लीज रुकिए ना। अगला, ईमानदारी। ईमानदारी, ईमानदारी, अगला अगला सुनिए, ईमानदारी। और एक बात जानिए, कहा जाता है ईमानदारी बहुत महंगी शौक है, हर किसी से आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, ईमानदारी महंगी शौक है, हर किसी से आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अपने आप से, अपने कैरियर को लेकर के ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं? अगर आप अपने आप से भी ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ नहीं होने जा रहा है आपके जीवन में। आप हर किसी के प्रति ईमानदार मत रहिए। हम ही नहीं कहते हैं कि आप हर किसी के प्रति ईमानदार रहिए, नहीं। और आज के युग में तो आपको किसी के प्रति ईमानदार होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हां, आप अपने प्रति ईमानदार जरूर रहिए, अपने प्रति ईमानदार जरूर रहिए, अपने प्रति ईमानदार जरूर रहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपने प्रति ईमानदार कैसे हो सकते हैं? आप क्या है? आप स्टूडेंट हैं, आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए। लॉज में दोस्तों खाना बनाया है, चौड़ा करके खा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जितना इधर उधर करना है कर लीजिए,
लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपको, हर किसी के प्रति आप एकदम ब्रेकअप के मोड में रहिए, हर किसी को छोड़ने के मोड में रहिए, हर किसी के प्रति बेईमानी के मोड में रहिए, लेकिन अपने प्रति ईमानदार रहिए और अपने आप से झूठ मत बोलिए। अपने आप से झूठ तो बोला ही नहीं जा सकता है। तो यहां पर ईमानदारी का मतलब हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं, आप क्या हैं, आपका काम क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये आप में होनी चाहिए। हम एक स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई करना चाहिए, ये इसके बाद अपने प्रति ईमानदार, अपने प्रति ईमानदारी बरतना है। बरतना है। और सातवां और लास्ट, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, अनुशासित होकर मेहनत करना। अनुशासित होकर मेहनत करना, अनुशासित होकर मेहनत करना, अनुशासित होकर मेहनत करना। सुनिए, अब यहां पर एक चीज समझिए ना पहले, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने का हम समय देंगे, टेंशन नहीं लेना। देखिए, 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 2015 से पढ़ा रहे हैं, 11वां साल चल रहा है। यहां पर हमने लिखा है अनुशासित होकर के मेहनत करना। देखिए, यहां पर अनुशासित होने का मतलब क्या है? यहां पर अनुशासित होने का मतलब है डेली क्लास करना, डेली क्लास करना, डेली होमवर्क करना, डेली पढ़ाई करना, क्लास में पढ़ाई के माहौल को बनाकर रखना, आपस में झगड़ा नहीं करना, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे साझा करना। और हां, हम आपको यह भी बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आप सभी लोग एकदम अभी एडमिशन मत लीजिएगा, पूरा 1 सप्ताह, ताकि बाद में आपको ये एहसास ना हो कि हम गलत जगह फंस गए। पूरा 1 सप्ताह क्लास कर लीजिए, सब तरीका समझ लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिएगा। ठीक है? ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि हमारे समान में कोई खोट ना है, समझे, इसलिए हम कह रहे हैं। तो अनुशासन का मतलब हम समझा दिए हैं, क्लास के माहौल को बनाकर रखना आपका काम है, और मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। और हर किसी का सम्मान करना, अपने सहपाठी का सम्मान करना। आप शिक्षक का सम्मान करते ही हैं, लेकिन अपने सहपाठी का भी सम्मान करना है। यह सब बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, और अहंकार अपने मन में कभी नहीं आने देंगे। और एक बात जान लीजिए, हमने देखा है बहुत मेहनती छात्रों को, हमारे ही बहुत सारे मेहनती छात्र हैं, हमारे बहुत करीबी छात्र हैं, पढ़ने में रैंकर, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। पिछले 10 साल से हम उसको जानते हैं, जब से हम पढ़ाना शुरू किया तब से हम उसको जानते हैं। फर्स्ट क्लास से टॉपर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक भी रिजल्ट नहीं हो पाया। देखिए, ऊपर वाला सब कुछ देखता है, यहां का कैमरा बंद हो सकता है, ऊपर वाला का कैमरा बंद नहीं होता है। अहंकार, उन छात्रों में अहंकार आ गया। मेरा करीबी था, मेरे साथ उठता था, बैठता था, खाता था, पीता था, सोता था, उठता था, बैठता था, ज्ञान भी अच्छा खासा हो गया हमसे, रैंकर भी रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ है। दो रीजन था। एक रीजन, उसके मन में अहंकार आ गया, और एक रीजन जो बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देते हैं।
उसके मन में ये भी भाव आ गया था, रोशन आनंद जितना जानता उतना तो हम जानबे करते हैं, इस वजह से अभी तक नहीं हुआ है रिजल्ट। और हमेशा हम उन लोग को कहे हैं डेली टेस्ट में आइए, शाम में वो डेली टेस्ट चलता है 7 से 9:30, नहीं माना है बात। लेकिन अब जो है, लेकिन गलती करने के बाद 2-4 बार असफलता मिला, तो अब उन लोग को गिल्टी फील होता है, नहीं हमको अहंकार नहीं करना चाहिए था, मस्तरवा जो बोल रहा था वो बात करना चाहिए था, और अब करता है, अभी वही आकर के करता है। तो मन में ये भाव नहीं आना चाहिए। और देखिए, हर किसी से आप सीख सकते हैं। तो ये सफलता के साथ, बिहार एसआई बनने के साथ सूत्र हैं, इसको दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, समझे ना। पूरी जानकारी हुई, हमने एक एक करके हर बात की चर्चा किया। लेकिन अब यहां पर एक चीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ ले लीजिए ना। और इसको लिखना है, इसको लिख करके रखना है, समझे ना। आगे बढ़े, बोलिए ना, बोलिए। चलिए अब सुनिए। आगे बढ़े, देखिए, त्रिस्तरीय एग्जाम है। पहला प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाएगा तो फिर मेंस दीजिएगा। मेंस में 2 एग्जाम होता है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में 2 एग्जाम होता है। मेंस में 2 सीटिंग होता है। पहला सीटिंग, 2 एग्जाम मतलब 2 सीटिंग होता है, कहने का मतलब ये है। पहला सीटिंग हिंदी होता है, जैसे अभी 27 मई को मेंस होना है, तो पहला सीटिंग जो है हिंदी होगा 10 से 12। फिर दूसरा सीटिंग जो है जीएस होगा, जिसमें जीएस और मैथ रीजनिंग होगा 2:30 से 4:30। तो मेंस में 2 पेपर होता है। पहला पेपर हिंदी, हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 30% मार्क लाना होता है, ये मार्क जुटता नहीं है। इसके बाद सेकेंड पेपर जीएस का होता है, जिसमें जीएस और मैथ रीजनिंग रहता है, और सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन होता है। और ये जो मेंस का सेकेंड पेपर होता है, जिसमें जीएस और मैथ रीजनिंग होता है, यही आपके मेरिट को डिसाइड करता है। मेरिट को डिसाइड करता है। हिंदी का मार्क नहीं जुटता है, प्रीलिम्स का मार्क नहीं जुटता है, यह सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरिट इस मार्क पर डिपेंड करता है, आपका मेरिट बनेगा या नहीं बनेगा। मेंस, अब मेंस के सिलेबस की अगर हम बात करें, मेंस का सिलेबस जो है ना, बोर्ड बहुत अच्छा से स्पष्ट किया है। देखिए, मेंस का सिलेबस, द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा में प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 गो प्रश्न होगा, और न्यूनतम मार्क 30, बस इतना पास करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर सेकेंड पेपर द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, मेंस में सिलेबस को थोड़ा स्पष्ट किया है, और मेंस पूरी तरीका से सिलेबस बेस्ड होता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग रहता है, लेकिन मेंस का नहीं रहता। मेंस 100% सिलेबस बेस्ड होता है। मेंस में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी, भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास, विश्व न्याय। मेंस में बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, विश्व इतिहास पढ़े, नहीं, कदापि नहीं। सिलेबस देखिए, मेंस का सिलेबस है भारतीय इतिहास। भारतीय भूगोल, कहता है विश्व का भूगोल पढ़े, कदापि नहीं। बहुत टीचर अभी मेंस की तैयारी के दौरान विश्व का भूगोल पढ़वा रहा था। अरे यार, कम से कम आप तो सिलेबस जाकर के देख लेते पढ़ाने से पहले। भारत का भूगोल गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा, यह मेंस का सिलेबस है। फिर जब आप मेंस पास कर जाते हैं, इसके बाद आपका तृतीय चरण शुरू होता है, जिसमें फिजिकल होता है।
पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा फिजिकल। फिजिकल की अगर हम बात करें, 4 इवेंट होता है। पहला रनिंग होता है, दूसरा ऊंची कूद हाई जंप, तीसरा लंबी कूद लॉन्ग जंप, और चौथा इवेंट गोला फेंक होता है, गोला फेंक। लड़की लड़का दोनों के लिए अलग अलग होता है। यहां पर रनिंग की अगर हम बात करें तो लड़का के लिए जो है 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लड़की के लिए 1000 मीटर 6 मिनट में। ऊंची कूद लड़का के लिए 4 फीट कूदना होता है और लड़की को 3 फीट। और लंबी यानी लॉन्ग जंप लड़का को 12 फीट और लड़की को 9 फीट। इसके बाद गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए, लड़का के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है और लड़की के लिए जो है 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। यह फिजिकल का क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद तो ये 3 स्तरों से आपको गुजरना है। इसके बाद हमने आपको बता दिया है ग्रेजुएट होना चाहिए, उम्र कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावे अब एगो हाइट सबको लेकर जो है आपके मन में बहुत सारा चीज रहता है, तो वो भी बात आप जान लीजिए। हाइट, जनरल कैटेगरी का लड़का और ओबीसी कैटेगरी के लड़का के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी एससी एसटी के लिए हाइट है लड़का के लिए 160 सेंटीमीटर और लड़की किसी भी वर्ग का हो उसके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। 155 से कम है तो आप एकदम तैयारी मत कीजिए। हाइट का भी क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया। ये सब तो सीना उना ये सब फुलाने ये सब का कोई ये नहीं है, लेकिन लड़की के लिए एक चीज 48 किलोग्राम वेट होना चाहिए। लड़का के लिए वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये अगर हम देखें तो पूरा एग्जाम का प्रोसेस बताए, सब कुछ हमने आपको बताया है। कितना स्तरीय होता है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है किस सब्जेक्ट से, हम लोग कैसे मदद करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, सफलता के 7 सूत्र क्या है, सब कुछ हमने आज आपको स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये तो होगा ये सामान्य जानकारी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे, हम क्लास में क्वेश्चन दिखाते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है यहां पर हम क्वेश्चन लगाए हैं पहले और अब, पहले और अब। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही स्टेटमेंट वाला है, दूसरा क्वेश्चन कथन कारण वाला है, तीसरा क्वेश्चन कथन कारण वाला है, चौथा क्वेश्चन वन लाइनर कर सकते हैं, पांचवा भी वन लाइनर कर सकते हैं, छठा क्वेश्चन कूट वाला है, कूट वाला है, फिर सातवां क्वेश्चन वन लाइनर है, आठवां क्वेश्चन कथन कारण है, नौवां वन लाइनर है, 10वां वन लाइनर ही कह सकते हैं, 11वां कूट वाला है, 12वां कूट वाला है, 13वां स्टेटमेंट वाला है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था जानते हैं, 1275 के एग्जाम के क्वेश्चन या उससे पहले के एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए, वन लाइनर ज्यादातर पूछा जाता था, लेकिन आप 10 से 11 क्वेश्चन में देख लीजिए, क्या वो कूट वाला है, क्या वो कथन वाला है, स्टेटमेंट वाला है। आप समझ रहे हैं? तो मतलब प्रैक्टिस इस प्रकार के क्वेश्चन पर करना होगा। यह क्वेश्चन मेरा नहीं है, यह बोर्ड का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम नहीं बनाए, यह बोर्ड का बनाया हुआ क्वेश्चन है। और 18 और 21 को जो एग्जाम हुआ है उसमें 30 से 40 क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट कूट कथन कारण वाला है। और अभी मेंस का तैयारी हम करवाए हैं, इसी पैटर्न पर करवाए हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले भी हम लोग डबल स्टार टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स चलाए थे, इसी पैटर्न पर चलाए थे। तो जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पैटर्न पर ही हम आपको तैयारी करवाएंगे, उस पैटर्न पर ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। तो ये मेरे तरफ से सारी जानकारी हुई। अब पढ़ाई का सवाल, हम 2 चीज शुरू करना चाहते हैं।
हिस्ट्री और पॉलिटी, हिस्ट्री और पॉलिटी, हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, 2 नहीं 3, करंट भी ना, करंट तो प्रत्येक सैटरडे को होगा, हम 3 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट। अब कहिएगा हिस्ट्री में मॉडर्न लेकर के चलेंगे, मॉडर्न क्यों लेकर के चलेंगे? पॉलिटी और मॉडर्न दोनों में थोड़ा सा चीज कॉमन है कुछ, तो इसी वजह से अच्छे से समझ में भी आपको आ पाएगा। और मॉडर्न में भी, और एक बात आप और जानिए, एक बात और, बाबू किताब भी पकड़ना पड़ेगा। कुछ किताब हम, जैसे मॉडर्न में जो है 12th के एनसीईआरटी का, मॉडर्न का किताब हम आपको पढ़ाएंगे क्लास में, और किताब पढ़ाने का आदत हम आपको लगाएंगे। 1857 का क्रांति हम पढ़ाएंगे ना, तो क्रांति पढ़ाने के साथ साथ जो है एनसीईआरटी में जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड चीजें वो पढ़ा देंगे, किताब पकड़वाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन, आप इस बात को समझिएगा, जब क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा जाने लगे, जब क्वेश्चन कथन कारण में पूछा जाने लगे, जब क्वेश्चन कूट में पूछा जाने लगे, आप में कंसेप्ट आना जरूरी है। और कंसेप्ट विकसित करने के लिए किताब पढ़ना होगा। कुछ अब एनसीईआरटी में सीधे कह देता है 6ठा से 12वां तक का एनसीईआरटी पढ़िए। क्यों पढ़िए भाई? पूछबे न करता है हर क्लास से क्वेश्चन, जिस क्लास का पूछता है। जैसे 12th के एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में 3 पार्ट है। पहला पार्ट एंशिएंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा मॉडर्न। 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री को आप पढ़िए ना, बाद बाकी हिस्ट्री 6ठा से 11वां आपको पढ़ने की कोई जरूरत ना है। और साथ ही साथ हिस्ट्री में अब बुक सब बताएंगे, ठीक है ना, सब बुक आज है बता देंगे, ठीक है। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड से 1-2 क्वेश्चन पूछता है। 9वां 10वां में वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसको पढ़ लेंगे हम लोग, समझे ना। तब 6ठा से हम 12वां इतिहास क्यों पढ़े भाई? हम 9वां 10वां पढ़ेंगे और 12th पढ़ेंगे, बस हो गया। और जब इतना किताबें पढ़ेंगे तो टीचर के पास क्यों आए? तो आपको किताब उताब खरीदने उड़ने का कोई जरूरत ना है। जैसे हम पढ़ाएंगे ना, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मेरा विद्यार्थी थोड़ा तार्किक बने, तो इसी वजह से एगो किताब एनसीईआरटी का खरीदवाएंगे, एगो हिस्ट्री में खरीदवाएंगे, एगो पॉलिटी में खरीदवाएंगे और एगो ज्योग्राफी में खरीदवाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ किताब, 2-4 गो किताब एनसीईआरटी का हम खरीदवाएंगे, एनसीईआरटी या बीटीबीसी हम खरीदवाएंगे। कौन क्लास का खरीदना है वो हम समय समय पर बताएंगे, जब जो सब्जेक्ट चलेगा तब हम बताएंगे। तो एगो किताब एनसीईआरटी का 12th का, मॉडर्न का, हिस्ट्री आपको खरीदना है और प्लीज पढ़ना है उस किताब को। सिर्फ एक को खरीदिएगा, इन्हें पूरा एनसीईआरटी खरीद के ले आए ना, ये गलत तरीका है, ठीक है। अब आज तो हम पूरा बात अपना रख दिए, पूरा बात तो नहीं है रखे हैं। अब पहली मुलाकात में सब चीज थोड़े जान जाया जाता है, सब चीज जानने के लिए जो है लगातार बने रहना पड़ता है। तो एक जो सामान्य जानकारी होता है वो हमने आपको दिया। आपके मन के बहुत सारे सवाल हल हुए होंगे और बहुत सारे सवाल अभी भी आपके मन में होंगे। सेशन को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आज जितना भी बात बताए हैं, जो कोई भी बच्चा इन सभी बातों को फुलफिल करेगा, आने वाले समय में डबल स्टार वाली चमकदार वर्दी आपके शरीर पर होगा। और नहीं मानिएगा तो आज आप जहां हैं वहीं रह जाइएगा और लास्ट लाइन यही बोलेंगे कि
इससे आगे हम लोग, कल सैटरडे है, कल तो करंट का क्लास हम लेंगे नहीं, अगले सैटरडे से लेंगे। आपका क्लास, पाठ्यक्रम, सिलेबस की समझ और सिलेबस को पढ़ाना सोमवार से शुरू कर रहे हैं। बैच का समय फिलहाल 10 से 12 होगा, लेकिन हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 10:20, 10:15 या 20 मिनट से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। 10 तक आपको क्लासरूम में बैठ जाना है, 10:15, 10:20 से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। फिलहाल आपके बैच का समय 10 से 12 होगा, लेकिन आपके बैच का जो समय होगा 10 से 2 होगा, 10 से 2, 10 से 2, 10 से 2 होगा, 10 से 2, ठीक है, 10 से 2, 10 से 2 होगा, 10 से 2 आपके बैच का समय। लेकिन फिलहाल 10 से 12 पढ़ाएंगे, फिर 1 घंटा और बढ़ा देंगे, 12 से 1 कर देंगे, फिर 2 करेंगे। मतलब 1 माह होते होते 10 से 2 हो जाएगा। फिलहाल 1 सप्ताह 10 से 12 होगा, समझे ना? ऑल क्लियर? और 1 वीक डेमो है, गर्मी है, परेशानी है, लेकिन आप याद रखिएगा, जो पसीना बहाता है ना वही इतिहास रचता है। और लास्ट लाइन यही कहेंगे, जब हम समझ आएंगे तब हम सिर्फ आपको याद आएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।